22 जनवरी की रात मथुरा पुलिस को एक सूचना मिलती है कि निर्माणाधीन बरेली जयपुर हाईवे के किनारे एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस इस सूचना को पाकर तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है और जब इस लड़के की डेड बॉडी को देखती है तो इस लड़के की डेड बॉडी के कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, एक पैर में जूता पहना हुआ होता है और साथ ही पुलिस इस लड़के की डेड बॉडी को देखकर यह भी अंदाजा लगाती है कि इस लड़के की उम्र 22 से 30 साल के बीच की रही होगी। साथ ही पुलिस इस लड़के के डेड बॉडी के जब कपड़ों की जांच करती है तो उसमें एक फोन मिलता है, लेकिन कोई आईडी वगैरह नहीं होती है। तो इसके बाद पुलिस जो है एक ब्लाइंड केस रजिस्टर करती है और इस लड़के की आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। साथ ही जो ये फोन लाश के पास से मिला था, इस फोन के आधार पर भी पुलिस जांच शुरू कर देती है और पुलिस बरेली जयपुर हाईवे पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनको भी खंगालना शुरू कर देती है। साथ ही पुलिस आसपास के इलाकों में जो आसपास के गांव होते हैं वहां पर भी इस लड़के की लाश की फोटो को दिखाकर इस लड़के की आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करती है और कुछ मशक्कत करने के बाद पुलिस को इस लड़के की आइडेंटिटी मिल जाती है। दरअसल यह जनकपुर का रहने वाला रोहित सिंह होता है। अब पुलिस की टीम रोहित सिंह के घर पर जाती है और उसके माँ बाप को बताती है कि आपके बेटे की लाश हाईवे किनारे से मिली है। इतना सुनते ही जो रोहित के माता पिता होते हैं और जो बाकी के परिवार वाले होते हैं वह रोने लगते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम रोहित के परिवार वालों से पूछती है कि तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है या तुम्हारे बेटे को कौन मार सकता है या तुम्हारा बेटा किसी लड़की के संपर्क में था। तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं और जो परिवार वाले होते हैं वह पुलिस को बताते हैं कि साहब हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। इधर पुलिस जब रोहित के फोन की कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें काफी सारे नंबर मिलते हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा भी मिलता है जिस पर घंटों घंटों बातें होती थी। तो पुलिस इस फोन नंबर की जो है जब आइडेंटिटी निकलवाती है तो यह फोन नंबर किसी रीना नाम की लड़की का होता है और रोहित के फोन पर लास्ट बात जो है रीना के फोन नंबर से ही की गई थी। तो पुलिस जो है रीना के फोन और जो रोहित का फोन होता है उसकी 22 जनवरी की शाम की जब लास्ट लोकेशन देखती है तो पुलिस को इन दोनों की लास्ट लोकेशन जो है सेम प्लेस पर ही मिलती है। तो पुलिस को पूरा माजरा समझते हुए देर नहीं लगती है और पुलिस रीना को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम रोहित को जानती हो, तो यहाँ पर रीना बोलती है कि हाँ मैं रोहित को जानती हूँ, रोहित मेरा अच्छा दोस्त है। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुमने अपने दोस्त रोहित की हत्या क्यों की है। तो ये जो रीना होती है यह शुरू में जो है पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है, पुलिस को तरह तरह की कहानियां बताने लगती है, लेकिन पुलिस वाले जब इससे इसकी कॉल डिटेल के बारे में बात करते हैं और इसे बताते हैं कि तुम्हारी रोहित के साथ घंटों घंटों बातें होती हैं जबकि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। दोस्तों ये जो रीना होती है यह पहले से ही शादीशुदा होती है और अपने पति के साथ अच्छा जीवन बिता रही होती है। अब रीना पुलिस की बातों में फंस जाती है और वह पुलिस को सही सही जवाब नहीं दे पाती है। तो रीना को सब कुछ सच बताना पड़ता है और वह अपना जुर्म कबूल करती है कि उसने ही रोहित की हत्या की है। इसके बाद रीना पूरी कहानी को शुरुआत से बताती है। वह बताती है कि कुछ समय पहले उनके घर के सामने वाला घर बन रहा था और रोहित के पिता घर बनाने का काम करते थे, तो रोहित भी उनके साथ कभी कभी उनकी मदद के लिए वहां पर आया करता था। और इसी दौरान रीना की मुलाकात रोहित से होती है। दोनों के फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, फोन पर घंटों घंटों बातें होती है और इन दोनों के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ जाती हैं कि ये दोनों जो है होटल में मिलना शुरू कर देते हैं। और आगे का तो आपको पता ही है दोस्तों, दोनों अपने शारीरिक सुख के लिए इंटीमेट होते हैं और यह सिलसिला बार बार चलता रहता है। अब रोहित सिंह धीरे धीरे रीना पर शादी का दबाव बनाने लगता है। वह उससे बोलता है कि तुम अपने पति से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन ये जो रीना होती है इसे रोहित के साथ इंटीमेट होना, शारीरिक संबंध बनाना तो अच्छा लगता था, लेकिन उसके साथ शादी करना रीना को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब ऐसे ही करते करते इन दोनों को काफी दिन बीत जाते हैं और रोहित भी इस बीच काफी बार रीना से शादी के लिए बोलता है। रीना जो है इस बात से रोहित की काफी परेशान हो जाती है, उससे इतना खपा हो जाती है कि वह उसे मारने का एक प्लान बनाती है और रीना 22 जनवरी को रोहित के पास कॉल करके उसे पास ही के प्रिंस गेस्ट हाउस में शाम के समय मिलने के लिए बोलती है। तो रोहित भी इसके लिए हामी भर देता है और ये दोनों शाम को 6:30 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद प्रिंस 22 जनवरी को तय किए हुए टाइम से प्रिंस गेस्ट हाउस पर पहुंच जाता है, लेकिन रीना जो है कुछ देर से आती है और रीना अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी लाती है। अब ये दोनों जो है प्रिंस गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक करते हैं और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कमरे में चले जाते हैं। अब रीना जो अपने साथ खाने पीने का सामान लाई थी वह रोहित को खाने के लिए बोलती है, तो रोहित भी उस सामान को खाने पीने लगता है। बिकॉज जब भी यह पहले मिलते थे तो ऐसे ही खाने पीने का सामान लाया करते थे और दोनों साथ में खाते थे। तो रोहित को जो है रीना पर कोई शक नहीं होता है और वह रीना के द्वारा लाए हुए सामान को खाने पीने लगता है। और जब वह कुछ खाकर जब बोतल से पानी पीता है तो वह बेहोशी की हालत में हो जाता है, बिकॉज रीना ने उस पानी की बोतल में पहले से ही नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। और रीना जैसे ही यह देखती है कि रोहित जो है नशे की हालत में है
तो वह अपने बैग से रस्सी निकालकर रोहित का गला घोटना शुरू कर देती है। रोहित नशे में होता है तो वह अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं होता है और कुछ देर छटपटाने के बाद वह मर जाता है। और ये इसके बाद जो रीना होती है यह मेक श्योर करती है कि रोहित मरा भी है या नहीं। जब इसे यकीन हो जाता है कि रोहित मर चुका है तो यह बिना देरी किए हुए प्रिंस गेस्ट हाउस में ही रोहित की लाश को छोड़कर वहां से भागकर अपने घर पर आ जाती है। रीना की इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले रीना से पूछते हैं कि जब तुमने रोहित की लाश को प्रिंस गेस्ट हाउस के कमरे में छोड़ा था तो उसकी लाश फिर हाईवे किनारे कैसे पहुंची। तो यहाँ पर रीना बताती है कि जो कुछ उसे पता था उसने सब कुछ सच सच बता दिया है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद पुलिस की एक टीम प्रिंस गेस्ट हाउस पर पहुंचती है और यह जानने की कोशिश करती है कि क्या यहाँ पर कोई मर्डर हुआ है। लेकिन ये जो गेस्ट हाउस का मैनेजर होता है यह पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद पुलिस वाले जो है प्रिंस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरे फुटेज देखने की बात करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तो पहले ही डिलीट कर दी गई है। और पुलिस जब प्रिंस गेस्ट हाउस में आने वाले गेस्ट की लिस्ट देखती है तो वह भी फेक होती है। तो ये सब देखकर पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस वाले इस गेस्ट हाउस के मैनेजर और गेस्ट हाउस का जो ओनर होता है उन्हें अरेस्ट करके जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ये दोनों बताते हैं कि इन दोनों ने ही मिलकर रोहित की लाश को सड़क किनारे छोड़ा था। दरअसल गेस्ट हाउस का जो मैनेजर अमित होता है यह रीना के जाने के बाद अपने गेस्ट हाउस के कमरे को चेक करने के लिए जाता है। बिकॉज रीना तो गेस्ट हाउस से चली गई थी लेकिन ये जो रोहित था यह कमरे से बाहर नहीं आया था। तो मैनेजर जब इस कमरे में चेक करने के लिए जाता है तो वह जब कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने रोहित की डेड बॉडी पड़ी होती है। रोहित की डेड बॉडी को देखकर मैनेजर के होश फाख्ता हो जाते हैं। तो मैनेजर अमित गेस्ट हाउस के ओनर योगेंद्र को कॉल करके इस घटना की जानकारी देता है। अब डेड बॉडी की सूचना पाकर तुरंत जो गेस्ट हाउस का ओनर होता है वह अपने गेस्ट हाउस पर पहुंचता है और डेड बॉडी को देखकर यह सोचने लगता है कि अगर यह मामला पब्लिक हुआ तो उसके गेस्ट हाउस की काफी बदनामी होगी और उसका गेस्ट हाउस की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। अपने गेस्ट हाउस की रेपुटेशन बचाने के लिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और ये दोनों मिलकर रोहित की लाश को एक गद्दे में लपेटकर बाइक पर रखकर निर्माणाधीन बरेली जयपुर हाईवे के किनारे फेंक कर वापस आ जाते हैं। और दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बात को यह किसी को नहीं बताएंगे लेकिन पुलिस के सामने इनको सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। अगर गेस्ट हाउस का मैनेजर अमित और ओनर योगेंद्र पुलिस को रोहित की हत्या की जानकारी अगर पहले ही दे देते तो इन दोनों को जो है जेल की हवा नहीं खानी पड़ती। फिलहाल रीना और मैनेजर अमित और जो ओनर योगेंद्र है ये तीनों पुलिस की हिरासत में है और जल्द ही ये तीनों जो है अपने अपने जुर्मों की सलाखों के पीछे सजा काटेंगे। लेकिन रीना को रोहित की हत्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे बहुत सारे रास्ते थे जिससे कि रीना रोहित से अपना पीछा छुड़ा सकती थी लेकिन किसी के माइंड में क्या चल रहा होता है यह कोई नहीं जान सकता है और कब कोई किस घटना को अंजाम दे दे यह भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।